चलें जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपील करना था लेकिन हमने बॉन्ड में वाइंड अप कर दिया था। अब अपील से ऊपर ही चलते हैं और डिस्कस देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले है कि आप किन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है, अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, या अगर आपको ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज की गई है उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है या किसी को नॉन रेजिडेंट का अगर आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट कर लिया है उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, या अगर आपने कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह की एप्लीकेशन दी है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आप अपील जो है वो कर सकते हैं। अब अपील जब भी करनी है, कहीं भी करनी है, एक कंपलसरी कंडीशन है अपील से पहले। वो क्या है कि आपने टैक्स पे करना है। जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे आप अपील जो है वो कभी भी नहीं कर सकते। तो जो आपको टैक्स कहा जाएगा आप वो पे करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, आप अपील करेंगे। और बेसिकली जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है आप उसका 10% पे करके स्टे ले लेते हैं और आप क्या करते हैं, फिर अपील अपनी कर रहे होते हैं। अब अपील के फॉरम्स कितने हैं पाकिस्तान में, तो आपके पास सबसे पहले है कमिश्नर इन अपील्स। उसके बाद अगर आपको सही मसला हो तो आप कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे। अगर ट्राइब्यूनल भी आपकी बात नहीं सुनता तो हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। एक तो ये आपके पास हायरार्की बनती है अपील्स की। फिर इसके अलावा एक इसके साथ अल्टरनेटिव है जिसको हम ADR कह रहे होते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आप अदर देन इस फॉरम जाके भी क्या कर सकते हैं, अपनी अपील दाखिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, आप सबसे पहले जाएंगे अपील टू कमिश्नर के पास। अब कमिश्नर इन अपील्स के बाद जाने का असूल क्या है या क्या चीज़ें याद रखनी है उसको देखते हैं। सबसे पहले टाइम लिमिट क्या है अपील करने का, तो डैट इज़ 30 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। जब कोई आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो उसके खिलाफ बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है, आपने अपील्स जो है वो करनी है। क्या डिले एक्सटेंड हो सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेके चल सकते हैं। अब अपील के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करवाने हैं, जो फॉर्म होगा प्रिस्क्राइब हो, ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या हैं, किस बुनियाद पे आप अपील जो है वो जमा करा रहे हैं। असेसमेंट डिमांड कॉपी जो आपको टैक्स कहा गया था आप वो जमा करवाएंगे, उसकी कॉपी 10% आप जमा करवा कर स्टे ले लेते हैं। और चलान आप जमा करवाएंगे। चलान की फ़ीस कितनी होगी, जो 2500 रुपया है असेसमेंट के लिए, जो असेसमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। उसके अलावा जो है कंपनी के लिए 5000 रुपया है, इंडिविजुअल्स के लिए 2500 है, और अदर ऑर्डर के लिए कितनी होगी, 1000 रुपया फ़ीस होगी। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही आप अपील की एप्लीकेशन दे के आएंगे कमिश्नर अपील जो है वो आपकी हेयरिंग की डेट जो है फ़िक्स करेगा और आपको तमाम रेलेवेंट रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो क्या करेगा, बुला लेगा। आप अपील में एडिशनल ग्राउंड्स जो हैं वो भी दाखिल कर सकते हैं, बट वो उस केसेस में कि वो प्रीवियसली अवेलेबल नहीं थे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एडिशनल ग्राउंड्स का सहारा ले सकते हैं। अपील चलेगी, अपील जो है वो आप उसको एडजर्न भी कर सकते हैं, आप उसको पोस्टपोन भी, एडजर्नमेंट जो है वो हो सकती है लेकिन उसके रीज़न जो हैं वो इन राइटिंग होनी चाहिए। फिर कमिश्नर इन अपील के पास ये पावर है कि वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यू एविडेंस जो है वो क्या कर सकता है, वो आपसे मांग सकता है। और जब आपने अपील करनी है तो 10% आप पे करें और 10% पे करने के बाद आप स्टे ले लें और आप अपील में चले जाएं। जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होगा तो आप स्टे के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। अपील का फ़ैसला 30 दिनों में जो है वो क्या, 30 दिनों की आप क्या कहते हैं, स्टे लेते हैं। और अपील का फ़ैसला भी 30 डेज़ में क्या करना होता है, उसने करना होता है। तो ये तो आपके पास अपील्स है। अपील्स में तो आपने बस टाइम लिमिट्स जो हैं वही क्या रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद है कि ये जो अपील करेंगे, अपील के फ़ैसले कौन कौन से आ सकते हैं। तो रिमेंबर डिसीजंस आपके पास 4 तरह के हो सकते हैं। एक कंफर्म, कि आपने अपील की, उसने आपकी अपील जो है मान ली, वो हो सकता है। रिड्यूस हो सकता है। एनहेंस, आप नमाज़ बख्शवाने के रोज़े गले पड़ गए, आपके 100 माफ़ करना था 200 और पड़ गया, तो ये आपको क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन मिल सकते हैं। या अनलमेंट का भी डिसीजन मिल सकता है। अनल जो है वो तब होगी आपकी कोई भी डिसीजन जब ये साबित हो जाए कि जिस बंदे ने आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर पास किया उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, रॉन्ग पर्सन को ऑर्डर पास कर दिया गया, रॉन्ग टैक्स का ऑर्डर पास कर दिया गया, या इम्प्रॉपर सर्विसेज जो है वो क्या की गई है, वो प्रोवाइड की गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको क्या रहे होंगे कि भाई अब इसके एनलमेंट जो है वो कर लें। टाइम लिमिट मेरे ख्याल से अपील का 120 डेज़ है, बुक में देखना 120 डेज़ है, और इसमें 60 डेज़ तक की आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ना। 120 डेज़ में क्या करना है, इसने ये डिसीजन देना है अपील का। अगर उसमें नहीं होगा तो अप टू 60 डेज़ की मज़ीद एक्सटेंशन हो सकती है। उसकी रीज़न जो है वो इन राइटिंग होती है।
आपने कमिश्नर इन अपील्स के पास अपील्स की, फ़ैसला फिर आपके ख़िलाफ़ आ गया, तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जो है वो जा रहे होंगे। ट्राइब्यूनल के पास जो है ना, रिमेंबर, दो बंदे जा सकते हैं। आप भी जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास अपील करने के लिए, और जो होगा FBR वो भी जा सकता है। पहले FBR ने आपके खिलाफ फ़ैसला दिया, आप चले गए अपील में, फ़ैसला आपके हक़ में आ गया, किसके अगेंस्ट आ गया? FBR के। तो वो जो है वो भी क्या कर सकते हैं? अपील में जा सकते हैं। उसका टाइम क्या होगा? 60 डेज़। जब आपको कमिश्नर इन अपील्स का ऑर्डर आएगा उसके बाद क्या कर सकते हैं? आप अपील दाखिल कर सकते हैं। फ़ीस जो है कंपनी की 5000 है, उसके अलावा कितने जो लोग होंगे उसकी कितनी होगी? 2500 फ़ीस जो है वो होगी। ट्राइब्यूनल ने 6 महीने में क्या करना है? फ़ैसला करना होता है, और इसमें भी आपके खिलाफ जो टैक्स है आप 10% पे करके स्टे ले सकते हैं। और स्टे आपको मिलेगा अप टू 180 डेज़ का स्टे जो है वो मिल रहा होगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो कंपोजिशन है कि ट्राइब्यूनल में कौन कौन लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट का जज हो सकता है, अकाउंटेंट मेंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह वो हो सकते हैं, चीफ़ कमिश्नर जो है, ये सारे किसका मेंबर बनेंगे? ट्राइब्यूनल का मेंबर बनेंगे। ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा। तो ये दो चीज़ें हैं आपके लिए। उसके बाद है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। आप कोर्ट के पास कब जाते हैं? जब सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रेज़ होता है, जब लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला है, तब आप जाते हैं अदालत के पास। अदरवाइज़ दूसरे मैटर्स के लिए आप कोर्ट के पास तो कभी भी नहीं जा सकते। कोर्ट की फ़ीस 100 रुपये होती है। कोर्ट जो है वो जज बेंच बना देगा 2 जजेस का, फिर वो क्या करेंगे? वो आपकी अपील के ऊपर फ़ैसला दे रहे होंगे। जैसे अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ हुआ था कि 7E जो है वो इलीगल है। जैसे अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ हुआ था कि सुपर टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो फ़ैसला कौन करेगी? अदालत करेगी। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? फॉर द कोर्ट जाएंगे। अदरवाइज़ आप ट्राइब्यूनल तक ही जाते हैं, कोर्ट में आप इसके पास नहीं जा रहे होते। तो आपके लिए कमीशन इन अपील्स और ट्राइब्यूनल दो ये रेलेवेंट चीज़ें हैं। और ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन में कौन कौन बंदा होगा ये रेलेवेंट है। और सबसे रेलेवेंट आपके ख़िलाफ़ जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है कि ADRC में हम जो है कब जाते हैं और कब नहीं जाते। ADRC अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, FBR ने कमेटी बनाई हुई है जो गवर्नमेंट कंपोज करती है बेसिकली, कि जो आपके टैक्स के मैटर्स हैं आप अदर दैन कोर्ट सेटल कर सकते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट। बार बार सेटल कर लो। वो जो बार सेटल करना है उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई हुई, जिसमें कौन होगा? जिसमें जो रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, फिर टैक्स पेयर जो है जिसने जाना है अपील में वो अपना एक बंदा नॉमिनेट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये सारे क्या बनेंगे? कमेटी के मेंबर जो है वो बन रहे होंगे। ये कमेटी में कौन कौन से केसेस लेके जाएंगे? रिमेंबर, रिफ़ंड्स के मसले हो गए, पेनल्टी सरचार्ज के मसले हो गए, वो इसके अंदर आ रहे होंगे, या अदर रिलीफ वगैरह जो है वो इसमें जाएंगे। जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं वो कभी भी आप इसमें नहीं लेके जा रहे होते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आपने ADRC में जाना है किसी भी अपील में, तो रिमेंबर जो आपने पहले अपील कहीं पे भी की हुई है, कमिश्नर अपील्स हो गई या आप ट्राइब्यूनल में गए हैं, आप वो अपील वापस लेंगे, फिर आप ADRC में जाएंगे। अगर आपने ADRC में दरख्वास्त दे दी और पहले से अपील जो है जो आपने वापस ना ली, तो ADRC काम नहीं करेगा। ADRC में जाने के लिए लाजमी है कि पहले कोई भी आपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो केस किया हुआ है, अपील की हुई है, आप उसे क्या करेंगे? वापस जो है वो ले लेंगे, फिर आप जाएंगे ADRC में। जब ADRC में चले गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, अपील वापस ले ली, अब ADRC क्या करेगी? आपकी इंक्वायरी करेगी, ऑडिट करेगी। 45 डेज़ में उसने क्या करना है? फैसला करना है। 15 डेज़ की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो अगर इसने 15 डेज़ मतलब टोटल 60 डेज़ में काम पूरा करना है। अगर नहीं करेगा तो ADRC क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और डिज़ोल्व हो गई तो वापस सारा मैटर कहाँ निकल जाएगा? उन्हीं अदालतों के पास जहाँ से आप निकल के आए थे। और अगर ADRC का फ़ैसला आता है और आप नहीं मानते ADRC का फ़ैसला, तो वापस क्या होगा? आपके पास अपील वाला सारा प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। ADRC आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू अपील ऑर्डर। ये रीड ऑनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपने अपील की और अपील का फ़ैसला आ गया तो असेसमेंट ऑर्डर कब तक आपने चेंज करना है। तो जो डायरेक्ट रिलीफ होगा वो 2 महीने में करना होता है। जो असेसमेंट अगर आपकी सेटिस्फाइड हो गई है वो 1 साल में करनी होती है, या कोई भी डिसीजन आपका इसके अलावा होगा वो 2 सालों में जो है वो करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा टैक्स पेयर के ऊपर होता है कि मैंने ये गलती नहीं की, ये मेरे खिलाफ क्या हुई है? ज़्यादती हुई है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके अगेंस्ट होगा? टैक्स पेयर के अगेंस्ट होता है। तो अपील्स में सिर्फ कमीशन इन अपील्स, ट्राइब्यूनल और ADRC, इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा। और मोस्टली अपील में से चीज़ें आती भी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मोस्टली इसमें चीज़ें आपको पेपर में मिलती भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं
इनकम टैक्स से कुछ एरियाज जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। सबसे ईजी है। देखिए हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। हाँ, आपके पास कोई इनकम है जो सैलरी का पार्ट बन रही है, ना प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही है, ना बिज़नेस का पार्ट बन रही है, ना कैपिटल गेन का पार्ट बन रही है, वो किसका पार्ट बनेगी? एंड अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होगी। और इसके लिए असूल क्या है कि हम इसको हमेशा रिसीट बेसिस के ऊपर जो है वो टैक्स करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है कि इसको टैक्स कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये रिमेंबर रिसीट बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसको हमेशा टैक्स कर रहे होते हैं। सैलरी और अदर सोर्स रिसीट बेसिस पर टैक्स होती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम है वो हमारी एक्रूवल बेसिस के ऊपर जो है वो टैक्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी इनकम आती है ज़रा हम उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है डिलेड रिफ़ंड। आप सेल टैक्स में पढ़ के आए थे, आपको 45 दिन में जो है गवर्नमेंट ने क्या करना है, रिफ़ंड करना है। अगर वो 45 डेज़ में आपको रिफ़ंड नहीं करती, अगर देर हो जाती है तो वो आपको एडिशनल अमाउंट पे करेगी। जितनी भी आपको एडिशनल अमाउंट मिलेगी किसका पार्ट बनेगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। उसके बाद अगर आप ग्राउंड रेंट रिसीव करते हैं तो जो ग्राउंड रेंट आप रिसीव करेंगे वो हमेशा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। व्हाट इज़ ग्राउंड रेंट? कि आपके पास एक प्लॉट था, आपने प्लॉट जो है वो किराए पे दे दिया और जिसने किराए पे लिया उसने खुद ही बिल्डिंग बना ली है, तो रेंट आपको जो पे किया जा रहा है वो ग्राउंड रेंट है। वो किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहा होगा। उसके बाद सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी। आप किराए पे लेते हैं ज़मीन और आगे किराए पे दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SBI ने ये कॉलेज जो है किराए पे लिया हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पे ये अपने ऑपरेशन रन करते हैं और ऊपर वाला फ्लोर जो है वो रेंट पे दे देते हैं। तो ये मालिक नहीं है, ये तो किराएदार थे और किराएदार ने ही क्या किया है, आगे चीज़ किराए पे दे दी है। इससे जो इसको रेंट वगैरह मिल रहा होगा वो किसका पार्ट बनाएगा? वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। लेकिन इसका असूल होगा जो आप रेंट रिसीव करेंगे उसमें से रेंट पेड जो है वो क्या करना है, आपने लेस करवाना होगा। फॉर एग्जांपल ये 2 फ्लोर का रेंट जो है वो 8 लाख रुपया, 2 फ्लोर का रेंट कितना पे कर रहे हैं? ये 8 लाख रुपया। और फर्स्ट फ्लोर देते हैं उसका कितना लेते हैं? 6 लाख रुपया। ये तो एक कितना हुआ? 4 लाख रुपया। 6 माइनस 4 करेंगे 2 लाख जो है उसे क्या करेंगे, ये अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। उसके बाद है अगर आप कोई बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट करते हैं तो ये खाली बिल्डिंग रेंट आउट करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। खाली मशीन रेंट आउट करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। अगर बिल्डिंग विद मशीनरी रेंट आउट करें इसका मतलब आप एक फैक्ट्री को किराए पे दे रहे हैं। जब आप फैक्ट्री को रेंट आउट कर रहे हैं तो उसका जो किराया आएगा टोटल वो किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो आपको जो रेंट रिसीव होगा आप वो रेंट रिसीव को लिखेंगे, उसमें जितने खर्चे हुए हैं आपके रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं आप वो क्या करेंगे, आप वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस कर रहे होंगे, अपनी नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद है एमेनिटीज़, यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा। अब आपने एक बिल्डिंग जो है किराए पे दी हुई है और आप उस बिल्डिंग पे क्या कर रहे हैं, आप उस बिल्डिंग का रेंट भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन साथ जो आपने सर्विसेज दी हुई हैं उन सर्विसेज के पैसे भी आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ड्री की सर्विसेज दी हुई हैं, जनरेटर की सर्विसेज दी हुई हैं, मेस दिया हुआ है, इनके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो वो जो आपको लॉन्ड्री के, जनरेटर के, सिक्योरिटी के, यूटिलिटीज़ के पैसे मिलेंगे वो उसमें से जो रेलेवेंट एक्सपेंस है वो आप क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। आपकी जो इनकम होगी किसका पार्ट बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। आप जनरेटर का ले रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ और आप जनरेटर का पे करें 4,000 रुपये पर मंथ, तो 6,000 आपको एक्स्ट्रा पर मंथ किसका पार्ट बनेगा? आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। प्रॉपर्टी का यहाँ पर कोई ताल्लुक बनता है? बनता ही नहीं है, प्रॉपर्टी में क्यों रहेगा बाकी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 111 अनएक्सप्लेन्ड इनकम। आपके पास पैसा है, पूछा कहाँ से आया, कोई जवाब नहीं है, किसका जाएगा? इनकम अदर सोर्स में। कोई एसेट है जिसकी पूछते हैं भाई एसेट्स कहाँ से कमाए हैं, कोई जवाब नहीं पता आपको, कहाँ से आए हैं जवाब, किसका पार्ट बनेगा? अदर सोर्स का। और इसके बाद फिर वो क्या करेंगे, आपकी प्रोविजनल असेसमेंट भी करेंगे आपकी। आप 10% पेनल्टी भी पड़ती है आपको अगर आपके पास किसी एसेट की एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी इनकम की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रही होती है। उसके बाद है पेंशन्स या प्राइवेट एन्युटी प्लान्स वगैरह होते हैं। देखिए एक पेंशन वो है जो आपको आपके एम्प्लॉयमेंटशिप के बाद मिल रही है, वो सैलरी का पार्ट बनती है। लेकिन एक होते हैं प्राइवेट पेंशन प्लान, एक होते हैं आपके प्राइवेट पेंशन प्लान्स होते हैं। आप जाके बैंक पर भी VPS ले लेते हैं, विचुअल पेंशन स्कीम ले लेते हैं,
जिसके तहत आपको कोई 10 सालों बाद 20 सालों बाद जो पेंशन की रकम मिलेगी। ये जो प्राइवेट पेंशन होती हैं ये हमारी हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बनती है। उसके बाद कोई आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी जो पेमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, राइट्स वगैरह दे रहे होते हैं, रॉयल्टीज़ पे कर रहे होते हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में चाहे वो बेनिफिट्स की फॉर्म में है, वो भी किसका पार्ट बनेगा, हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहा होगा। उसके बाद आपने किराए के ऊपर ज़मीन ली और आप प्रॉपर्टी पे आप वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SBI बना हुआ है, बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे किराए के ऊपर है। अब इनको कहा जाए मालिक के लिए बिल्डिंग खाली कर दें, खाली करेंगे? नहीं कहेंगे भाई हम पिछले 5 साल से बैठे हैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, हर एक को पता है कि SBI यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी 10 साल के लिए था, हम तो खाली नहीं कर सकते, कदम मैंने बिल्डिंग बेच दी है, कहेंगे हम वहाँ पे केस कर देंगे, आपने कहा था आप खाली नहीं करेंगे, ये यार वो है। उसने कहा ठीक है यार मैं तुम्हें खाली करने के पैसे देता हूँ, ठीक है कर देंगे खाली, कि हमें क्या टेंशन है, खाली निकल देंगे कहीं और एक लगा देंगे बैनर के भाई SBI चंद कदम हमारा शिफ्ट हो गया, तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन वो बिल्डिंग खाली करने के जो पैसे मिल रहे हैं वो किसका पार्ट बनेंगे, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। लेकिन आप इसको 10 सालों में क्या करेंगे, इनकम का पार्ट बनाएंगे। क्या होगा कि जितने आपको टोटल पैसे मिले हैं उसमें से आपने कितने पे किए थे वो लेस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 70 लाख रुपये लेते हैं बिल्डिंग खाली करने का और आपने एडवांस पे किया वो था 30 लाख रुपया, तो 70 - 30 कितना बना, 40। इस 40 का 1/10 लेंगे, कितना बनेगा, 4 लाख। तो 4 लाख को अगले 10 साल क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनाते जाएंगे। ये पॉइंट पेपर में इस्तेफा आ सकता है। उसके बाद तोहफे तोहफे कभी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो गिफ्ट्स का ट्रीटमेंट क्या है, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप मालिक मकान को गिफ्ट देते हैं तो मसला कुछ और होगा, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपने मालिक मकान को कोई चीज़ तोहफे में दी है तो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बन रही होगी। अभी ये इसके ना बुक में एक टेबल सा बना हुआ है छोटा सा, वो बुक में टेबल आप लोगों ने लास्ट में देखना है। वो पूरे इनकम टैक्स में ना गिफ्ट का समरी है कि अगर आपको कहीं पे कोई गिफ्ट मिलता है किस हेड ऑफ इनकम में लेके जाएंगे। अगर एम्प्लॉय से गिफ्ट मिला है, यार एग्जांपल दी हुई है किताब पे, ये गिफ्ट के नीचे बिल्कुल आगे जाना, ज़रा पीछे आओ, ये बुलेट्स लगी हुई है ना, ये पूरा ऊपर केस स्टडी बना हुआ है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो गिफ्ट, उसको गिफ्ट मिलेगा किसका पार्ट बनेगा, मालिक गिफ्ट मिले किसका पार्ट बनेगा, शेयर होल्डर गिफ्ट। कैमरा बंद करी। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी गिफ्ट अगर आपको आपके रिलेटिव से मिलता है ना तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन कोई भी गिफ्ट आपको अगर कैश में मिलता है वो हमेशा क्या है, टैक्सेबल है। चाहे वो अम्मी अब्बू दी, मतलब शादी आपकी खुदा ना खास्ता अगर कल को हो गई और अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी ने सलामी दे दी और वो कैश में सलामियाँ मिलेंगी, क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। तो कैश में गिफ्ट जो होगा हमेशा वो किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो अगर हमने पढ़ा था टैक्स अवॉइडेंस जिसमें टैक्स बचाना होता है, तो कल को खुदा ना खास्ता अगर आपकी शादी होती है और आप टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप QR कोड लगा लें, स्कैन इट एंड पे इट, सारा कुछ कहाँ रहेगा, बैंक में जाएगा, गिफ्ट मिला है ओके एग्जेम्प्ट है। बिकॉज असूल क्या है, कैश में नहीं लेना, तो यू कैन अवॉइड द टैक्स लीगली। कैश में कुछ भी मिलेगा तो किसका पार्ट बनेगा, आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। और रिलेटिव्स जो हैं जिसमें आपका ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आता है, स्पाउस है, सिबलिंग्स हैं, बच्चे आते हैं, अगर ये कोई आपको एसेट गिफ्ट करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। इनके अलावा कोई आपको एसेट गिफ्ट करेगा तो वो आपके इनकम का पार्ट बनेगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एसेट गिफ्ट किया सैलरी में जाएगा, रिलेटिव ने एसेट्स गिफ्ट किए हैं तो एग्जेम्प्ट होंगे। अगर फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने कोई एसेट्स कैश में दे दिए हैं तो अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। कंपनी एसेट्स देती है तो डिविडेंड में जाएगा। टेनेंट एसेट देता है, टेनेंट को चीज़ गिफ्ट करता है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। अगर बिज़नेस रिलेशन से कोई आपको गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो अगर बिज़नेस की वजह से मिल रहे हैं तो बिज़नेस में, अदरवाइज़ वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। फिर याद रखिएगा सर हम पूरे टैक्स में पढ़ते हैं ना कि हमारा जो टैक्स है वो इनकम पे लगता है, टैक्स भी पढ़ते हैं, तो जब वो शादी करता है उसको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो वो उसकी इनकम अनएक्सपेक्टेड इनकम है, कहाँ से आए हैं पैसे, तो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो हमने हमेशा कहाँ पढ़ा कि इनकम टैक्स लगता है। इनकम के डेफिनेशन पे उसने क्या, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, और आखिरी पॉइंट कहता है एनी थिंग जिसको टैक्स वालों ने कह दिया कि आपकी इनकम है वो इनकम है आपकी।
तो इनकम के डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 3 में उसने कह दिया है कोई भी चीज़ जिसको हम कह देंगे इनकम है वो आपकी इनकम है, दैट इज़ अ क्लियर। अब उसने जब कह दिया है कि कैश में आपने कोई गिफ्ट नहीं लेना, आप गिफ्ट लें, आप बैंक अकाउंट में लें, हम कुछ नहीं कहेंगे, कैश में गिफ्ट लेंगे तो वो क्या है, आपकी इनकम है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी चाहिए। तो एक मकसद के लिए वो क्या करेंगे, सबको कुर्बान कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, QR कोड इस्तेमाल कर लेना, स्कैन इट एंड पे इट। इतना बड़ा QR कोड ना अपने स्टेज के पीछे लगा देना, तो आप क्या आते थे लोग स्कैन करें तो इस्लामी पे करें। और तू तो रहन दे यार, खुदा रहा वास्ता, तेरा बोलना नहीं बनता। नहीं खुद इसकी शादी अल्लाह माफ़ करे भाई, ठीक है दुनिया के हालात बहुत बुरे हैं, जंग लग रही है, लेकिन ऐसी भी दुनिया के हालात बुरे नहीं हैं। और तो भाई अगर तूने अपनी बेटी को वट देना तुझे नहीं से वट देना नहीं देनी सी की हो गया उसने कहना है। उसके बाद है लोन्स एडवांसेस एंड गिफ्ट, इसका जवाब मैं दूंगा क्लास के बाद, लेके जाएं। लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट या गिफ्ट, रिमेंबर कोई लोन लिया आपने, बैंक से लोन लेके तो वो तो लोन है आपका, लेकिन अगर बैंक के अलावा किसी से लोन लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से या ये वो कोई एडवांस ले लेते हैं या गिफ्ट ले लेते हैं, अगर आपने ये कैश में लिया है तो आपकी इनकम है, मना कर दिया उसने। आप दोस्त से कर्ज़ा लेते हैं, दोस्त ने कर्ज़ा कैश में दिया है, आपकी इनकम है, आप रोएं पिटें जो मर्ज़ी करें, वो हमने मना किया था कि अगर आपने किसी से लोन लेना है, कोई एडवांस लेना है तो आपने कैश में नहीं लेना। आपने कैश में क्यों लिए? अगर आप कैश में लेंगे तो वो किसका पार्ट बनेगा, आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। कहता है अगर तुमने लोन को लोन ट्रीट करवाना है तो बाय बैंक लो, और बैंक में भी क्या कहता है, थ्रू क्रॉस चेक लो। अब इसमें वो क्या करेगा, वो कहेगा जी आपने अपने दोस्त से 10 लाख रुपए का लोन लिया लेकिन उसने आपको बेरर चेक दे दिए, इनकम है आपकी, क्योंकि उसने वहाँ वर्ड लिखा किसका हुआ है, क्रॉस चेक का। तो क्रॉस चेक के ज़रिए क्या करना है, आपने लोन एडवांस या गिफ्ट लेना है। अदरवाइज़ कर्ज़ा है, वापस भी करना है, लाइबिलिटी भी है, लेकिन टैक्स वाले क्या कहेंगे, आपकी ये इनकम है। फिर इसने यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि अगर एक बंदा जिसके पास NTN नंबर है, जो एक्टिव फाइलर है, अगर वो आपको लोन एडवांस देता है तो वो क्रॉस चेक के ज़रिए भी कर दे, हम लोन मानेंगे। वो अगर आपको अदर बैंकिंग मींस मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर देगा, हम क्या मानेंगे, लोन ही मानेंगे। लेकिन जिस बंदे से आपने पैसे लिए हैं उस बंदे के पास NTN नंबर नहीं था और उसने आपको अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दी हैं तो फिर भी क्या होगा, ये आपकी इनकम कंसीडर होगी। तो अगर आप इनकम बचाना चाहते हैं और कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो अगले से पूछ लें भाई तुम्हारे पास NTN नंबर है या नहीं है। अगर उसके पास NTN नंबर है तो ठीक है, आप उसे क्या ट्रांसफ़र कर दें, अगर नहीं है तो सिर्फ क्रॉस चेक। और कैश में कर्ज़ा नहीं लेना किसी से भी, कैश में कोई उधार कर्ज़ा तोहफ़ा कुछ भी लोगे, बेशक आपने वापस ही क्यों ना करना हो, वो आपके क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। उसके बाद है रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, जिसको हम इनकम स्प्लिटिंग कहते हैं। अगर एक ऑथर है जिसको किताब लिखने के पैसे लमसम मिल रहे हैं, 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलते हैं, बड़े पैसे मिलते हैं बुक्स लिखने के, अगर वो किताब 24 महीने से कम अरसे में कंप्लीट हो रही है, सारे पैसे टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर उसको किताब लिखने में 24 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, फिर किताब कंप्लीट हुई, अब उसको लमसम अमाउंट मिली है, तो उसको हम 3 सालों में टैक्स करेंगे। करंट ईयर और प्रीवियस 2 ईयर्स में हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे और टैक्स जो है वो कर रहे होंगे। सो ये सारा हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहे होते हैं। ये सारी हमारी क्या हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, डैट इज़ FTR आएगा, लाजमी आएगा, इसके बगैर जो है उसने पेपर थोड़ी बनाना है। FTR की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में लाजमी मिलेंगी, लाजमी। FTR का मतलब क्या है, ये वो इनकम है जिनको हम टैक्स तो करेंगे लेकिन इनको हम स्पेशल रेट्स के ऊपर टैक्स करेंगे, जो हमारी NTR का पार्ट नहीं बनेगा। कल पढ़ा रिवाइज रिटर्न, तो FTR को डिस्कस करते हैं कि ये भी कुछ इनकम्स हैं लेकिन इनके ऊपर रेट्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, इनका टैक्स बिल्कुल सेपरेट होगा, इनको हम नॉर्मल इनकम में चार्ज नहीं करते। FTR के सबसे बड़े फीचर्स क्या हैं कि इसमें से एक्सपेंसलेस नहीं होता, इसमें से लॉसलेस नहीं होता, इसमें से कोई किसी किस्म की रिडक्शंस वगैरह लेस नहीं होती। फिर जो भी टैक्स होगा वो आपका फाइनल टैक्स होगा, आप वो पे कर देंगे, वो टैक्स आप उसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो कर सकेंगे। और तीसरा आखिरी सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस अमाउंट के ऊपर आपको हमेशा टैक्स जो है वो डिडक्ट होके मिलेगा।
लाख रुपया कमाया है तो 15,000 रुपया टैक्स आपका डिडक्ट करके ही क्या किया जाएगा, आपको पे की जाएगी। तो दिस इज़ द बिगेस्ट फीचर ऑफ FTRs। पेपर में हमसे वो फीचर थोड़ी पूछेगा, पेपर में वो हमसे इनकम पूछेगा, क्या ट्रीटमेंट है क्या ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो इनकम आती है FTR की, वो डिविडेंड है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, एक्सपोर्ट प्रोसीड है, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, कमीशन एंड ब्रोकरेज फ़ी है, प्राइस, विनिंग, लॉटरी। कल को भाई जाते हैं फाज मुस्तफ़ा के शो पे, नागिन डांस करते हैं, बाइक लेके आते हैं, इनको तो नाम मिला है भाई को, लेकिन वो क्या होगा, टैक्स वालों के लिए इसकी इनकम होगी, किसका पार्ट बनेगी, FTR का। ये टैक्स हम इससे लेंगे लाजमी, ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिविडेंड। डिविडेंड के सिनेरियोस पेपर में आए बहुत अरसा हो गया है, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है। तो डिविडेंड इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल तो इसकी एडजस्टमेंट इसमें से आती ही आती है। तो डिविडेंड को याद रखिएगा, FTR का पार्ट बनेगा, सबसे पहली बात है। और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी पेमेंट डिविडेंड नहीं है। आप लोग अकाउंटिंग वाला डिविडेंड पढ़ के आ चुके होते हैं, जिसमें वो कहता है कि अगर आपने कोई रकम जो है वो पे की है शेयर होल्डर्स को, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसकी आप एंट्री पास करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट करते हैं और डिविडेंड पेएबल अपना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब कल को डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड पेएबल डेबिट होता है और कैश आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। वहाँ पे जो अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो सिर्फ आप कैश की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जो डिविडेंड आप मान रहे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन टैक्स में कहता है सिर्फ कैश डिविडेंड नहीं है, टैक्स में उसने हर चीज़ क्या कर दी है, डिविडेंड में डाल दी। वो क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स, क्या कुछ डिविडेंड में शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू शेयर होल्डर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना, डिवाइड करना। तो क्या कर रही है कंपनी, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, चीज़ों को डिवाइड कर रही है आउट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नाउ व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आसान अल्फाज में जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। के जो आपके रिजर्व्स हैं उसमें से अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कह रहे होते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस फॉर्म की हो सकती है, कैश, ये तो अकाउंटिंग वाला ही है, लेकिन ख़त्म। इसके बाद एसेट्स, अगर आप अपने शेयर होल्डर को एसेट्स दे रहे हैं, ये भी डिविडेंड है। डिबेंचर्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, ये भी डिविडेंड है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कल को आप रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स करते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, आप जाके आगे पढ़ेंगे CFF 1 में। जब आप रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स करते हैं, आप उनको पेमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट्स, वो भी डिविडेंड है। एक फॉरेन कंपनी की यहाँ पे ब्रांच ऑपरेट कर रही है और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाया और वापस अपने हेड ऑफिस में भेज दिया, उसको हम क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। उसके अलावा अपने शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए उसके बिहाफ पे कोई भी खर्चा किया कंपनी ने, वो भी क्या होगा, डिविडेंड। मतलब आपने शेयर होल्डर के बच्चों की फ़ीस पे कर दी, तो ये क्या है, डिविडेंड है। आपने शेयर होल्डर को फ़्लाइट की टिकट अरेंज कर दी, ये भी क्या होगा, डिविडेंड है। तो बड़ा क्लियर है कि शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए कोई भी खर्चा कर दे वो क्या होगा, डिविडेंड होगा। अगर फॉर एग्जांपल पेल है और पेल ने अपने शेयर होल्डर को AC फ्री में दे दिया, ये क्या ट्रेड होगा, डिविडेंड ट्रेड होगा। एनीथिंग अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी अ पार्ट ऑफ योर डिविडेंड। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी लोन देती है अपने शेयर होल्डर्स को, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है, बिकॉज हम ज़िंदगी में यही पढ़ते आए हैं कि एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी। बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी वो है जो एज़ पर कंपनी लॉ है। कंपनीज लॉ के मुताबिक जो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो कोई डिविडेंड या वो कोई लोन देती है अपने शेयर होल्डर को, तो बेसिकली वो लोन ही होगा, लेकिन हम उसे क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। अब जो आपकी लिस्टेड कंपनी होती हैं पब्लिक या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो इसमें नहीं आएंगी। अदर देन डैट जिनके नाम के आगे प्राइवेट कंपनी लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। बिकॉज इसको ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कंपनी हु आर प्राइवेट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। बिकॉज कंपनीज एक्ट की प्राइवेट कंपनी में और टैक्स की प्राइवेट कंपनी में फ़र्क होता है। टैक्स में तो वो है पब्लिक कंपनी, जो नहीं है वो हमारे पास कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो है वो हमारी है कि कोई भी कंपनी जिसके 50% या ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, या कोई भी कंपनी जो ईयर एंड के ऊपर लिस्टेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एज़ पर कंपनीज एक्ट वाले की, प्राइवेट कंपनी की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन देगी अपने शेयर होल्डर को, तो बेशक लोन दिया है,
टैक्स वाले क्या करेंगे, उस लोन की अमाउंट के ऊपर आपसे टैक्स जो है वो लेके जाएंगे। कल को कंपनी लिक्विड होती है, अपने वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, तो वो भी क्या होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा। एक चीज़ याद रखनी है कि डिविडेंड कितना माना जाएगा, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स से उतना ही हम डिविडेंड मानेंगे। आपने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया 1 करोड़ का, जिस दिन आपने उसको 1 करोड़ का लोन दिया था उस वक्त आपके रिजर्व में सिर्फ 50 लाख पड़ा हुआ था। अब किसको हम मानेंगे डिविडेंड, तो 50 लाख को मानेंगे, बिकॉज आप अपने प्रॉफिट से ज़्यादा की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अब ये तो हो गया डिविडेंड होता क्या है। अब डिविडेंड क्या नहीं होता उसको हमने देखना है। दिस इज़ द फेमस क्वेश्चन। पास्ट पेपर के सिनेरियोज जो आपको करवाए हुए हैं, बुक में लिखे भी हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल आया ना आज तक, वो ये नहीं पूछता कि डिविडेंड में क्या कुछ आएगा, वो ये लाजमी पूछेगा कि डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आएगा। तो रिमेंबर, अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बिज़नेस ही लोन देना है, जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, बैंक्स का काम क्या है, लोन देना, तो लोन लेंडिंग जो है वो तो उनका बिजनेस एक्टिविटी है। अगर इस प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया है तो वो कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं होगी, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम लोन ही ट्रीट करेंगे। अब ABC प्राइवेट बैंक है तो उसने अगर शेयर होल्डर को लोन दिया तो वो लोन है, लेकिन अगर ABC ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट, वो अगर शेयर होल्डर को लोन देगी तो उसको हम क्या मानेंगे, डिविडेंड जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। उसके बाद है कि आपने पहले अपने शेयर होल्डर को लोन दिया हुआ था जिसको हमने क्या किया, डिविडेंड ट्रीट कर लिया, लेकिन बाद में आपने हकीकतन असल में क्या किया, उसको डिविडेंड दे दिया, जिसको एडजस्ट कर लिया। तो प्रीवियस लॉस के अगेंस्ट जितना डिविडेंड एडजस्ट हो जाएगा उसको भी हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। फिर अगर फॉरेन कंपनी जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में है या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम कर रही है, अगर वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स भेजती हैं वो भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होता, बिकॉज सारी कंपनी से बाहर की हैं, हमारी कंपनी कोई है नहीं, एक ही PSO है, ओगरा सॉरी। उसके बाद है कि वो तमाम लोग जिनको हमने एसेट्स तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी हैं बट दे वर नॉट होल्डर इन द वाइंडिंग अप। जैसे एक शेयर होल्डर है, कंपनी ख़त्म हो गई है, उसको एसेट्स देना बनता है, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर है, उसको पेमेंट करनी थी, हमने कर दी, बट उसके पास ये राइट नहीं था। तो ऐसे लोगों को अगर हम कोई चीज़ देंगे तो ये भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। इसकी जो पहली 3 एग्जेम्पशंस हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सारे सवाल इससे भरे हुए हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि जो आपके रिजर्व्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। उसके बाद है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, कि हम डिविडेंड के ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे। क्या हमें टैक्स के रेट याद करने की ज़रूरत है, कोई चक्कर ही नहीं है, पेपर में आपको रेट्स जो हैं वो गिवन होंगे, आपने बस रेट्स लगा देने हैं। नॉर्मल डिविडेंड हमारा इंडिविजुअल्स के लिए 15% है, EOP के लिए 15% है, जो IPPs हैं उनके लिए 7.5% है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो टैक्स पे ही नहीं कर रही एग्जाम्पशन की वजह से, लॉसेस की वजह से, क्रेडिट्स की वजह से, उसका डिविडेंड रेट कितना है, 25% है। फिर म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनका रेट वेरी करेगा, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये चीज़ आपने याद नहीं रखनी, पेपर में रेट गिवन होंगे, आपने रेट देख के अप्लाई करना होता है। बिकॉज आप जैसे टैक्स का पेपर पकड़ेंगे, आप आखिरी पेज पे जाएंगे, लास्ट पेज पे रेट्स गिवन होंगे, वो रेट्स से क्या फ़ैसला कर लेंगे कि इस पेपर में क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सपेंसेस डिविडेंड से अलाउ नहीं होते। 10 लाख का डिविडेंड है, वो 10 लाख का डिविडेंड आपकी इनकम होगी। अगर डिविडेंड में से आपकी ज़कात डिडक्ट हो गई है तो उस ज़कात को आप एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे। फिर अगर आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है और उन्होंने उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया एज़ पर पाकिस्तानी रूल्स, तो उसको हम NTR का पार्ट बनाएंगे। और अगर उसने टैक्स डिडक्ट किया है तो फिर इसको किसका पार्ट बनाएंगे, हम FTR का पार्ट बना रहे होंगे। ये तो होगा सारा हमारा डिविडेंड। अब बोनस शेयर्स भी बेसिकली क्या होते हैं कि आपको कैश डिविडेंड नहीं दिया गया बल्कि उसके बदले में शेयर्स दे दिए गए हैं। तो शेयर्स बोनस है तो वो क्या होगा, डिविडेंड होगा। फ़र्क क्या है, नॉर्मल डिविडेंड का रेट 15% है, इसका रेट क्या होगा, 10% होगा। पेपर में इसका भी रेट गिवन होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपको बोनस दिए जाएंगे तो 10% आपसे टैक्स लिया जाएगा और वो क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट में जमा करवाया जाएगा। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जैसे ही उसने अपनी बुक्स को क्लोज़ किया फॉर द डिविडेंड, उस दिन जो रेट होगा उसके मुताबिक आपको कम्युनिकेट कर देगी कि भाई हमें इतना टैक्स जमा करा दो, हम आपको बोनस शेयर देने लगे हैं।
टैक्स हाफ से लेके क्या करेगी, गवर्नमेंट को जमा करवा देगी। और 15 डेज़ में क्या करना है, कंपनी ने टैक्स जमा करवाना है। अगर शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करता तो गवर्नमेंट उसके शेयर्स जो है वो कंपनी उसके शेयर्स है क्या कर सकती है, मार्केट में बेच सकती है। अब सवाल ये है कि हमने 10% किसका लेना है, शेयर्स का। शेयर्स तो हम फ्री में दे रहे हैं, अगर उससे पैसे लेते तो उसका 10% होता है ना, तो शेयर्स तो हम किस में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो फिर किसका लेंगे। तो रिमेंबर, लिस्टेड कंपनी का असूल क्या है कि जिस दिन आप बुक क्लोज़ कर रहे हैं उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, उस मार्केट वैल्यू का डे एंड पे आप क्या लेंगे, 10%। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका लेंगे फेस वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, उसका हम क्या लेंगे, 10% लेके चल रहे होंगे। तो बोनस शेयर्स अपने शेयर्स देना और डिविडेंड इन स्पीशी किसी और कंपनी के शेयर्स जो हैं एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे देना। बस फ़र्क क्या होगा कि 10% रेट जो है वो हम क्या करेंगे, इनका अप्लाई कर रहे होंगे। और आपको शेयर्स मिल गए हैं, कल को आप इनको बेच दें, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, तो 37A जो है वो क्या करेंगे, आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर नॉन रेजिडेंट्स को रॉयल्टी मिली है तो 15% टैक्स लगेगा। अगर उसने कोई डिजिटल या टेक्निकल सर्विसेज फ़ी प्रोवाइड की है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 10% और FTR का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर आपने रॉयल्टी कमाई है पाकिस्तान से, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, थ्रू परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में आपका इदारा है, उसके ज़रिए आप रॉयल्टी कमा रहे हैं, तो फिर वो रॉयल्टी आपके बिज़नेस का पार्ट बनेगी, आपकी NTR में जा रही होगी। और रॉयल्टी का मतलब क्या है, ये P क्लिप्स याद कर लें, P से बनेगा पेटेंट, C से बनेगा कॉपीराइट, L से बनेगा लिटरेरी साइंटिफिक नॉलेज, I से बनेगा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, P से बनेगा प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस, S से बनेगा सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ राइट्स अंडर दीज थिंग। इनके जो पैसे मिलेंगे वो क्या होगी, आपकी रॉयल्टी कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपको पेमेंट मिल रही है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जैसे मैनेजरियल सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पैसे ले रहे हैं, तो ये फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहलाएगी। जैसे यहाँ पे कंपनी है ठोकर नियाज़ बेग के ऊपर, एंड दे आर इन मेटलर्जी, लोहा बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। इन्होंने एक प्लांट इंपोर्ट किया जर्मनी से, 2011 की बात है। तो जर्मन प्लांट था, इनको आता नहीं था, प्लांट इनका आ गया कोई 12-13 करोड़ का उस ज़माने का। तो अब इन्हें प्लांट भी इंस्टॉल कर लिया, बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब SBI को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा प्लांट है खाली, जहाँ पे सारी डाइंग कास्टिंग होती है। तो फिर इन्होंने जर्मन नेशनल जो इंजीनियर इनको बुलाया, उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, हम आपको ऑन कर देंगे, फिटिंग सारी कर लें। तो वो आए, उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की, वो कोई महीना यहाँ पे स्टे किया, पर डे उनको कोई तकरीबन 2000 की पेमेंट होती, $20 की पेमेंट करते रहे हैं ये और वो। तो जो सारी पेमेंट की गई थी उनको, ये सारी क्या थी, उनकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज थी, बिकॉज वो आके सारा कुछ सिखा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर इस तरह से ऑपरेट करना है, इसकी असेंबली ये करनी है। तो वो जो पैसे मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके टेक्निकल सर्विसेज के पैसे। टेक्निकल सर्विसेज की फ़ी में कौन कौन चीज़ें नहीं आती, जो कंस्ट्रक्शन, ये जो घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, इसके पैसे इसमें नहीं आते, या असेंबली प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं आते, और सैलरी इनकम भी इसमें नहीं आ रही होती। हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा था परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का। इसका मतलब क्या है, फ़िज़िकल इदारा जो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट कर रहा है, मतलब वो बिज़नेस जो आप फ़िज़िकली पाकिस्तान में कर रहे हैं। इसके लिए याद कर लें, ये मनी VIP आपका कोई याद हो जाए कि व्हाट इज़ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, कि अब पाकिस्तान में कोई मैनेजमेंट ऑफिस है, कोई ऑयल या गैस वेल है, कोई फॉरेस्ट है, कोई खेत हैं, कोई फल हैं, कोई बागात हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इसमें आ रहे होंगे। फिर अगर आप वर्चुअली यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी वर्चुअल प्रेजेंस है, आप वर्चुअल सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसमें आएगा। फिर अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है और जहाँ पे जो आपने 90 दिन से ज़्यादा किसी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ पे अपने तमाम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहा होगा। आपकी एजेंसी यहाँ पे खोली हुई है जिसमें आपके एजेंट यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएगा। और अगर आपने किसी भी जगह पे अपने सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हुए हैं जहाँ से आप कारोबार कर रहे हैं, वो भी किसका पार्ट बनेगा, आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट जो है बन रहा होगा। पेपर में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन कभी भी नहीं आई आज तक, आने को तो आ जाए, किस्मत आपकी है। बट ट्रीटमेंट आता है कि भाई रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या है, रॉयल्टी NTR में कब जाएगी, रॉयल्टी FTR में कब जाएगी, ये पेपर में हमसे पूछ रहा होगा, तो ये आपने याद रखना है।
उसके बाद है आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होगा, मतलब इंटरेस्ट मिला, आपको डिस्काउंट मिले हैं, प्रीमियम, सर्विस फ़ी, ये सारा कुछ आपको मिला है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है कहला रहा होगा। ये बैंक डिपॉजिट से मिल रहा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चीज़ें मिल रही हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट ऑन डेट कहला रहा होगा। जो नेशनल सेविंग स्कीम्स पे, डिबेंचर से जितने भी आपको अमाउंट्स मिलेगी, क्या कहलाएगा, किसकी बात है, अब बंद हुई ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ये प्रॉफिट ऑन डेट ही कहला रहा होगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है, सिंपल सी बात है, अगर 5 मिलियन से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट मिलेगा, एनटीआर का पार्ट अदर सोर्स में ले लेंगे। अगर 5 मिलियन तक मिलेगा तो सेपरेट ब्लॉक एफटीआर का रेट क्या होगा, 15% का। अगर पेपर में प्रॉफिट ऑन डेट गिवन है आपको और वो एफटीआर का पार्ट बन रहा है पूरे पेपर में, तो उसने एंड पे रेट गिवन कर देना है। तो टैक्स के पेपर में रेट्स तो गिवन होंगे, तो रेट पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस पूरे पेपर में प्रॉफिट ऑन डेट है या नहीं है। उसके बाद जब बैंक आपको पे करेगा प्रॉफिट ऑन डेट, तो बैंक आपका टैक्स विद हेल्ड करके पे करेगा। तो जो अगर आपने बैंक डिपॉजिट्स रखवाए हुए हैं तो बैंक आपका 20% टैक्स रिडक्ट करेगा, आपको रिमेनिंग पेमेंट करेगा। आप रिटर्न जमा करवाएंगे कि सर बंदा मेरा 15 था, बैंक ने 20% काट लिखेगा, ठीक है एडजस्ट कर लो। गवर्नमेंट ये कहेगी एडजस्ट करवा लो, गवर्नमेंट बहुत तेज़ है, अगर वो 15 ही काटेगा तो 15 बंदा था तो ठीक है कहानी ख़त्म। वो किसने कितना काटने, 20, आपका टैक्स एक्स्ट्रा कटेगा 5%, ताकि जब कल को आप रिटर्न जमा करवाएं हम गवर्नमेंट से वापस ले लें। तो गवर्नमेंट हर तरह से क्या कर रही है, नॉन फादर्स को पकड़ पकड़ के लेके आ रही है। तो ये आपको चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किन इंटरेस्ट के ऊपर कौन से प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, 3 का पार्ट ए है कि प्रॉफिट ऑन डेट एग्जाम्प्ट कब होते हैं। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है नॉन रेजिडेंट के, वो एग्जाम्प्ट होते हैं। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले, जो आपने जो क्या कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए अकाउंट खोले हुए पाकिस्तान में रुपये में, वो भी एग्जाम्प्ट होते हैं। फिर जो अप्रूव फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो अंडर स्कीम आपने अप्रूव करवाई हैं, जिनको आपने पाकिस्तान से बाहर इशू किया था, जिसका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान से बाहर ही पे किया जाएगा, अगर वो अंडर स्कीम है, अंडर अप्रूव्ड है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा वो भी आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। ये पेपर में पॉइंट आया हुआ है पास्ट पेपर में, इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। डैट इज़ एफटीआर। इसके अलावा एफटीआर में कुछ भी नहीं है। एफटीआर में रेट्स और कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। थ्योरेटिकली डिविडेंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और डिविडेंड की एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एफटीआर में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हुआ और अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपका एफटीआर का पार्ट बन रहा है, तो रिमेंबर ज़कात अगर डिडक्ट हुई है तो आप ज़कात को एज आ एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, डिडक्टेबल अलाउंस में ले जाएंगे। तो ज़कात कहीं पे भी टैक्स में डिडक्ट हो, वो हमेशा कहाँ जाती है, डिडक्टेबल अलाउंस में ही जा रही होती है। उसके बाद चलते हैं आगे, और पेज अगर मिल गया तो दैट इज़ कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस को जल्दी से समराइज़ करता हूँ मैं, और अब आपको इसका एक चीज़ समझा दूँगा, उसके बाद कैपिटल गेंस आपका वाइंड अप हो जाएगा। कैपिटल गेंस में इस अटैम्प्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अटैम्प्ट के लिए नहीं बल्कि हर अटैम्प्ट के लिए जो है वो कैपिटल गेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ जब भी आपका बजट आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस आती हैं जिस हेड ऑफ इनकम में, वो आपका कौन सा होता है, कैपिटल गेंस होते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर पहले पेपर पढ़ा होगा तो आप डीम्ड इनकम जो है वो क्या करेंगे, आप पढ़ के आ चुके होंगे। लेकिन डीम्ड इनकम अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज अभी रिसेंटली अल्ट्रा वायर्स हो गया है, तो वो गैर कानूनी चीज़ जो है पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो आसान हो गई है कि अब आपको डीम्ड इनकम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ क्लियरली क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। तो इसलिए हम उसको इस असम्पशन पे छोड़ेंगे कि ICAP उसका टेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो इलीगल हो गई है। तो वाकई इलीगल चीज़, उसको ICAP टेस्ट नहीं करेगा। तो कैपिटल गेंस की बात करें, और जो कैपिटल गेंस में ये जो चीज़ें जिसको समझ आ जाती हैं, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो है वो सारा का सारा हो जाता है। अब डेफिनेशन क्या है कैपिटल गेन की, गेन अराइजिंग ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। फॉर्मूला क्या होता है, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करें तो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस
टू एक्वायर द एसेट या डिस्पोज ऑफ एसेट और डिस्पोजल एक्सपेंसेस, मतलब कमीशन, ब्रोकरेज फ़ी पे, ये सारा कुछ इसमें आएगा। और कंसिडरेशन रिसीव का असूल क्या है कि सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, वो हमारी क्या होगी, हमेशा कंसिडरेशन रिसीव होगी। ये कंसिडरेशन रिसीव का रूल पूरा टैक्स में एक ही है। सेक्शन नंबर 77 लगता है हमारा, हाँ 77 लगता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, हर जगह पे असूल हमारा यही है, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस विच एवरेज हायर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। फिर चार्जेबिलिटी, जो हम कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे वो हम एक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। जिस साल, जिस महीने में डिस्पोज ऑफ कर दी है, उस महीने में क्या करना है, आपने इसको अपना गेन शो करना है। अमाउंट जिस महीने में रिसीव हुई है वो रेलेवेंट नहीं है। आपने डेफर्ड पेमेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी बेच दी है, आपने प्रॉपर्टी बेची, एग्रीमेंट सारा कुछ हो गया 25 जून 2026 को, उसने पेमेंट आपको दी है 30 सितंबर को। अब आप कब इनकम शो करेंगे, सितंबर में कि जून में? ये कहते हैं एक्रूवल बेसिस में। जब आपका डिस्पोज ऑफ हो गया था आप उस पर ही लेके चलेंगे, कैश रिसीव इस पर रेलेवेंट नहीं होता। ये चीज़ याद रखनी है, बिकॉज एग्जामिनर इसमें घुमाता है आपको। बच्चे समझेंगे यार प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हुआ था, 25 जून को बिक गई है, चलो पैसे अब मिले, अब हम गेन निकालेंगे। ना जी ना, जब प्रॉपर्टी बिक गई थी उस डेट के ऊपर आप लेके चलेंगे। तो ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर स्टैंड करता है और आई कैप का एग्जामिनर यहाँ पे प्ले करता है, बिकॉज वो एक देगा चीज़ प्रॉपर्टी की इनकम 3 हेड्स में फॉल करेगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट होता है कैश रिसीट बेसिस के ऊपर, और ये किसके ऊपर होगा, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे वो तीनों चीज़ मिक्स करता है और कंफ्यूज करता है, ये लाजमी कंफ्यूज करता है। तो आपने याद रखना है कि ये किस पे जाएगा, एक्रूवल बेसिस के ऊपर जा रहा होगा। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में क्या था, डैट वाज डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की डेफिनेशन सेम है पूरे टैक्स में, आप चाहे बिजनेस में पढ़ें, चाहे कैपिटल गेन में पढ़ें, चाहे अदर सोर्स में पढ़ें, डिस्पोजल एक ही होता है। डैट इज़ डेजर्ट स्टार एलसीडी, आप याद कर लें तो यू कैन रिमेंबर द डेफिनेशन। क्या इसमें आएगा, सोल्ड, एक्सचेंज, डिस्ट्रॉयड, रिलिंक्विश्ड, ट्रांसफर्ड, लॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपायर, कैंसिल, रिडीम, सरेंडर्ड, ये सारा कुछ क्या है, डिस्पोजल है। मतलब चीज़ अगर गुम गई है तो वो भी क्या है, आपका डिस्पोजल है, टैक्स वाले गेन लेंगे। चीज़ तबाह हो गई है वो भी आपका डिस्पोजल है, टैक्स वाले क्या लेंगे, आपका गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे नुमान वाली भी, याद है ना। अच्छा जी, उसके बाद था कैपिटल एसेट। ये पेपर में 2 दफ़ा आई हुई है कि डिफाइंड कैपिटल एसेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसको याद करने के लिए याद कर लीजिएगा सोडा, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट SODA। सोडा के अलावा जितने भी हैं वो कौन से हैं, कैपिटल एसेट्स हैं। अब चाहे उनका ताल्लुक बिज़नेस से है या नहीं है, बट वो सारे क्या हैं हमारे कैपिटल एसेट। कौन कौन से, मतलब जैसे स्टॉक इन ट्रेड। अब आप जब अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं तो सेल्स में से क्या लेस करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारा कुछ क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करते। उसके बाद ओ से बनेगा अदर मूवेबल्स। यहाँ पे हम पर्सनल एसेट्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गई, अपना पर्सनल फर्नीचर हो गया, इनको हम एसेट ही नहीं मानते, ये तो हमारा पर्सनल एसेट है। तो इसके ऊपर भी हम कोई गेन या लॉस जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई नहीं होता। उसके बाद डेप्रिशिएबल एसेट्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेप्रिशिएबल एसेट्स। आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। अब इसके साथ एक घर है, मालिक रह रहा है, फैमिली रह रही है, उसे वो कभी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाती है तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनती है। सिमिलरली जहाँ पे अमोर्टाइजेशन आ जाती है वो भी किसका पार्ट बनती है, हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनती है। तो इनके अलावा जितने भी हैं वो कैपिटल एसेट्स हैं, उनको बेचोगे तो कहाँ आएगा, आप इसको इस हेड में ट्रीट करेंगे। अब कौन कौन से हैं, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप शेयर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, रेयर बुक्स, कॉइन्स, ये सारा कुछ जो है किसका पार्ट बनेगा, आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस का पार्ट बनेगा। घड़ी भी कैपिटल गेंस में आती है, अगर आपकी महंगी घड़ी है तो किसका पार्ट बनेगी, ज्वेलरी, तो इसका पार्ट बनते हैं। सेक्शन नंबर 38 में इसको ट्रीट कर, क्या वो बेगम की, वो तुम्हारी, तू चुकी है नहीं लबी सी। अब हमने ना अपने कैपिटल गेंस को, एग्जाम्पल फिर याद आ गई, करा के जाऊँगा मैं इतिहास में, यहाँ खड़ा के कराऊँगा तेरे यहाँ पे सामने, ताकि लोगों को ज़िंदगी में कभी सवाल ना भूले कैपिटल गेन का।
तो हमने कैपिटल गेन को ना 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। वैसे देयर इज़ नो सच डिवीजन, लेकिन चूँकि हमने पेपर पास करना है, हमने कौन सा वकील बनना है या हमने कौन सा MPA बन के या MNA बन के कानून लिखने हैं, बिकॉज जो कानून पास करते हैं वो जाहिल ही होते हैं, FA BA किए तो जाके MPA बने होते हैं। सारा कौन बनाएगा? ब्यूरोक्रेट्स बना रहे होते हैं। तो वो हमने बनना नहीं है, बिकॉज हमने कौन सा CSS किया हुआ है, तो इसलिए हम अकल से पैदल हम बस पेपर पास करते हैं। तो 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक A और ब्लॉक B। ब्लॉक A में चीज़ें आएंगी वो NTR का पार्ट बनेंगी, जो ब्लॉक B में चीज़ें जाएंगी वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेंगी। हमारे पूरे टैक्स में सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लगाते हैं। एक है गोल्डन हैंडशेक सैलरी, एक है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरी है हमारे पास सिक्योरिटीज़। ये 3 चीज़ें हमारी सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनती हैं। इनके टैक्स के रेट्स बिल्कुल अलग होते हैं, इनके ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं होती, एक्सपेंसेस लेस करवा सकते हैं। इनका लॉसेस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, बिल्कुल अलहदा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इनकम। अब जो 37-38 में आएंगी चीज़ें, उसका गेन जितना भी होगा टैक्सेबल होगा। जो 37 की चीज़ है उसका लॉस का भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन 38 की चीज़ में लॉस का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब 37 में क्या कुछ आएगा उसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेज नंबर कौन सा बना 70? हाँ, तो सेक्शन नंबर 37 में क्या कुछ आएगा? शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी एज पर टैक्स है, उसके अगर शेयर्स बेचेंगे तो किसका पार्ट बनेगा? NTR का। मेंबरशिप कार्ड हो गया, पार्टनरशिप फर्म का शेयर बेचना, ABC पार्टनर है, अक्सर लॉ में पढ़ते हैं ABC और पार्टनर है, C अपना शेयर बेच के निकल गया, तो जिसने अपना शेयर बेचा है गेन पे बेचा होगा, जो गेन होगा इसका पार्ट बनेगा। माइनिंग राइट्स हैं वो इसका पार्ट बनेगा, और सर्टन पर्सनल एसेट्स। अभी आप कहेंगे जी हमने पढ़ा था कि पर्सनल एसेट्स तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन कुछ पर्सनल एसेट्स जो हैं वो इसका पार्ट बनेंगे। वो इसने कहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं? सेक्शन नंबर 38 में एक्सप्लेन किए हैं। वो कौन कौन से हैं? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, इस तरह के जो आर्ट वर्क्स होते हैं, ज्वेलरी हो गई, या रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो गालिब ने अपने हाथ से किताब लिखी होगी, म्यूज़ियम में पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? मिलियंस में होगी। उसके अलावा पोस्टर स्टैम्प हो गए, फर्स्ट डे कवर, कॉइन्स, मेडल्स, एंटीक्स वगैरह, ये चीज़ें इसमें आती हैं। वो कहता है अगर आप इनको बेचोगे 38 वाली, अगर इसमें लॉस हो गया तो हमारा लॉस नहीं मानेंगे। 37 में लॉस होगा, हम लॉस का ट्रीटमेंट दे देंगे। 38 में हम लॉस का ट्रीटमेंट कभी भी आपको क्लेम नहीं करने देंगे। तो डैट इज़ द मेजर डिफरेंस जिसमें हमने क्या किया हुआ है, 37 को 38 से अलग किया। एक ये सेक्शन में लॉस के ट्रीटमेंट की वजह से हमने 2 इनकम को अलहदा किया होता है। एक हम जाके पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 और 19 बिज़नेस का, वहाँ पे भी चूँकि 19 के लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बिज़नेस से सेपरेट जो है वो कर देते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास क्या है, सिक्योरिटीज़ है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी को भी हम बेच रहे हैं, और यहाँ पे हम किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। देखें, अगर आप बिज़नेस की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बनेगी। कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बनेगी। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उस पर जो गेन होगा वो हमारे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस का पार्ट बनेगा। इसका गेन निकालने का फॉर्मूला वही होगा, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या होगा, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कितने की ली थी, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में कितना एक्सपेंस हुआ, डेवलपमेंट एक्सपेंस कितने हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी लगी है, और कल को बेचते हैं कितना खर्चा आता है, डीलर को कितना पे किया, कमीशन कितनी पे की है, डॉक्यूमेंट के चार्जेस, NOC, सारा कुछ आप ऐड करेंगे। और कंसिडरेशन रिसीव में सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर। जब यहाँ पे हम फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो FBR वैल्यू या DC वैल्यू जो इसमें से हायर हो वो हम ले रहे होते हैं। अब हमारे लिए आसानी क्या है कि ये इसके रेट्स हैं, पेपर में हमें रेट्स गिवन होंगे, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई रेट याद नहीं करना, आपने बस क्या करना है, गेन निकालना है। और गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि आपने डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। आपने देखना है कि आपकी डेट ऑफ परचेज़ क्या थी, किस दिन आपने ख़रीदा था, आप वो देखेंगे और आप इसको किस दिन से कंपेयर करेंगे,
तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या करेंगे, आप अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ भाई हमने इतने टाइम में क्या किया था, बेचा था। तो ये टेबल्स आपको पेपर में गिवन होंगे, आपने बस देख के रेट लगाना है। आपकी प्रॉपर्टी के टाइप्स जो बस 3 है, एक ओपन प्लॉट है, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और फ्लैट्स हैं। और प्रॉपर्टी की 2 टाइप्स है, एक वो प्रॉपर्टी जो 30 जून 24 से पहले ली है, एक वो प्रॉपर्टी जो 30 जून 2024 के बाद ली है। अगर कोई प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर आप बेचते हैं, जब आपने ख़रीदने के बाद विद इन 1 ईयर बेचते हैं तो कितना टैक्स पे करना है आपने, 15%। गेन निकालेंगे, रेट गिवन होगा कि 10 लाख का गेन आया है, 15% का रेट लगाओ, टैक्स पे कर दो। अगर कोई प्रॉपर्टी 1 साल के बाद बेची है लेकिन 2 साल के अंदर, तो प्लॉट के लिए 12.5 है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए 10 है, फ्लैट के लिए कितना है 7.5 है। अगर 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर तो 10, 7.5 0, मतलब 2 साल के बाद फ्लैट बेचा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर 3 साल के बाद 7.5 5 है, फिर 5 0, फिर 2.5 और 0%। ये पेपर में रेट गिवन होंगे, बस उसने बताना है कि प्रॉपर्टी ख़रीदी किस दिन थी आपने, प्रॉपर्टी बेची कितनी है, किस दिन है, आपने बस वो डेट कैलकुलेट करनी है आपने, और उस डेट की बेसिस पे क्या करेंगे, अपना गेन या लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और आपने होल्डिंग पीरियड देखना है वो किस में फॉल कर रही है, 2 साल में, 3 साल में कैलकुलेट कर रहे होंगे। और अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 जुलाई 2024 के बाद आपने ख़रीदी थी और अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, फिर तो ये रेट लगेंगे, साफ सीधी बात है। कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी है लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो फिर मिनिमम 15% और जो नॉन सैलरीड के रेट्स होंगे आप वो लगा रहे होंगे, सबसे कम 15%। उसके अलावा गेन जिस स्लैब में फॉल करेगा आप क्या करेंगे, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स जो है वो ले रहे होंगे। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी की पेमेंट हमने करनी है, तो प्रॉपर्टी की पेमेंट कैसे करनी है, सेक्शन नंबर 75 है, सेम इन बिजनेस है, सेम इन कैपिटल गेन है। तो कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो 5 मिलियन तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। अगर 5 मिलियन से 1 रुपये के भी ऊपर पेमेंट कैश में की तो वो सारी की सारी पेमेंट क्या हो जाएगी, आपकी डिसअलाउ हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, आपको उस पेमेंट पे 5% क्या होगी, पेनल्टी भी पड़ रही होगी। और बिज़नेस में अगर ये चीज़ हो तो बिज़नेस में आप एसेट को डेप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट ज़ीरो ट्रीट हो रही होती है। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर ऑन 15 जनवरी 2026 मिस्टर ए सोल्ड अ शॉप सिचुएटेड इन कराची फॉर ₹15 मिलियन। उसने एक दुकान बेची है कितने की, 15 मिलियन की। ही हैड परचेज दिस शॉप इन 19 मिलियन। 19 की ली थी, कितने की बेची है, 15 की। लॉस हुआ है, बंद कर दो, ठीक है, लॉस हो गया। तो 15 की बेची है, 15 की बेची, कितने की ली थी, 19 की। लॉस तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं कि यार 1 मिनट, ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी थी सर, 19 मिलियन की। पेमेंट कैसे की थी, 6 मिलियन हमने कैश में पे किया था। अच्छा, कहेंगे हम इस कैश के पेमेंट को नहीं मानते, आपने बेशक प्रॉपर्टी 19 की ली थी, 6 लेस करवा देंगे। अब टैक्स वालों के लिए प्रॉपर्टी कितने की है आपकी, 13 मिलियन की है, तो कितने की बेची है, 15 की। टैक्स में गेन आ गया तो उस गेन पर टैक्स भी लेके जाएंगे, और जितनी पेमेंट आपने कैश में की है उस पर क्या करेंगे, 5% आप पे पेनल्टी भी पड़ रही होगी। तो ये पेपर में इस दफ़ा आने के लिए चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज चूँकि 7 ही ख़त्म हो गया, तो 7 ही ख़त्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी से है ना चीज़ें रिलेटेड, ये छोटी मोटी, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके भी ये 2 चीज़ें हैं, एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गेन ऑन टैक्सेशन एंड रिड्यूस रेट, कि प्रॉपर्टी किसकी एग्जाम्प्ट होती है। साफ सीधी बात है, जो शहदा होते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, अगर शहीद होने के बाद इनको कोई प्रॉपर्टी अलॉट होती है इनके वारिसान को, अगर वो कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली जो सरकारी मुलाजमीन दौरान वफ़ात कढ़ाए हो जाते हैं, तो उनके अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है उनके वारिसान को, अगर वो बेचते हैं तो वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड है रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट का मतलब क्या है कि हम इनके ऊपर टैक्स तो लगाएंगे लेकिन 50% टैक्स लगाएंगे। मतलब अगर एक बंदे का टैक्स 10% बनता था तो हम 10% टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि कितना लेंगे, 5% टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। इसको हम कहते हैं टैक्सेशन एंड रिड्यूस रेट। ये किसको मिलेगा, जो रिटायर हजरात होते हैं, अगर वो कभी ज़िंदगी में रिटायर हो जाएं तो उनको रिटायरमेंट के ऊपर बड़ा कुछ मिलता है, जायदादें ये और वो मिल रही होती हैं। अगर वो उनको बेचें, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत कुट पड़ेगी। अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेच दें बीइंग अ फर्स्ट अलॉटी,
तो जो इनका टैक्स होगा हम उसका 50% क्या करेंगे, रेट लगा रहे होंगे। ये उनके लिए भी है और ये जो आम लोकल होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरल गवर्नमेंट के, इनके लिए भी है। और अगर ये तीन हैं, हाय क्या था उसका शेर जो ने लिया का, तेरा नाम नहीं सी मम्मा, तू ना बोला कर, तेरी मेहरबानी। क्या था शेर, निकल गया जी से। अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी को 3 साल तक अपने पास होल्ड करके बेचते हैं, फिर इनका टैक्स जो है वो 75% जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सुपर इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है ये। इस दफ़ा ये आप पेपर में ये चीज़ देख रहे हैं, इस दफ़ा टैक्सेशन एंड रिड्यूस्ड पेपर में मिलेगी, एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गेन पेपर में मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन कैश जो है ये भी पेपर में मिल रहा होगा। डीम्ड इनकम इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर यू राइट नाउ बिकॉज ये अल्ट्रा वायर्स हो गई है। इसके बाद इतना अच्छा सवाल था सोनम बाजवा वाला, ये सवाल हम इस सेशन में सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब इसको बड़े भारी दिल से मैं क्या करूँगा, सवाल को रिमूव करूँगा किताब से, कोई नहीं, मैस्टी को डाल देंगे। उसके बाद सिक्योरिटीज़, सेक्शन नंबर 37A। अगर आप इन सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, इनका जो गेन होगा वो किसका पार्ट बनेगा, सेपरेट ब्लॉक का। इसके ऊपर रेट लगेंगे लेकिन सेपरेट रेट से हम क्या करेंगे, चार्ज कर रहे होंगे। अब इसमें क्या कुछ आएगा सिक्योरिटीज़ में, ये याद कर लें। सिक्योरिटी की डेफिनेशन होगी स्प्रेड, कि एस से बनेगा शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वाउचर, रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। ई से बनेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनिट, ए से आएगा एसेट बैक मुदारबा सिक्योरिटीज़, और डी से बनेगा डेट सिक्योरिटीज़। इसमें से ये रटा मारना है हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट का, बिकॉज पेपर में एक दफ़ा आई हुई है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसे क्रैम कर लीजिएगा आप, बिकॉज होते क्या है, डैट इज़ नॉट रेलिवेंट। हमारे लिए टैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गेन निकालने का कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, और कंसिडरेशन रिसीव में वही एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर वो हम अप्लाई कर रहे होंगे। इसके लिए भी ज़िंदगी आसान है, आपको रेट गिवन होंगे, रेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में वो हर चीज़ बताएगा कि अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है ये रेट है, प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है तो ये रेट है। तो रेट्स देख के आपने फ़ैसला करना है। तो रेट पेपर में गिवन होंगे। इसका भी क्या करना है आपने, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक क्या करना है, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगी उस कैटेगरी के अभी क्या करना है, आपने इसका रेट जो है वो लगा देना है। तो रेट इसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेपर में जिस चीज़ का रेट गिवन है तो इसलिए वहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हम जो गेन या लॉस निकालेंगे वो FIFO बेसिस के ऊपर निकाल रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा, बिकॉज पेपर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, कि आप इन कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं तो आपने बेचने हैं थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, और आपने NCCPL से इसकी क्लियरेंस लेनी है, तो ये 37A का ही पार्ट बनेंगे। अगर आपने इनके शेयर्स बेचे हैं और आप इनको मार्केट में नहीं बेचते और आप इसकी NCCPL से क्लियरेंस नहीं लेते, तो बेशक ये 37A वाले शेयर से ये 37 का पार्ट बन जाएंगे। ये चीज़ पेपर में इज़ आएंगी और ये आप लिखवा लें, कन्फर्म पेपर में आएगी। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचो, NCCPL से क्लियरेंस ले लोगे तो 37A का पार्ट बनेंगे। उसके ऊपर हम ये रेट लगाएंगे, सेपरेट ब्लॉक के हैं। अगर आपने उसकी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं की, फिर वो किसका पार्ट बनेंगे, NTR का पार्ट जो है बन रहे होंगे। तो जब हम मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, हम नोशनल एक्सपेंसेस का लेंगे 0.5% ऑफ सेल प्राइस, और कॉस्ट जो है वो हम लेंगे और इसको हम हमेशा लेस करवाएंगे। पेपर में वो हमें नहीं बताएगा, पेपर में उसने कहना है कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, उसने क्या ख़त्म हो गया। हमने खुद से ये लेस करवानी है, ये पेपर में नहीं बताएगा। तो जहाँ पे भी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे ख़र्चा लाजमी लेस होगा। उसने बस कहना है कि मिस्टर XYZ ने एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बेच दी हैं, कहानी ख़त्म हो आके चला जाएगा। जब उसने मार्केट का नाम लिख लिया या साइलेंट भी रहा तो हमारी अजम्पशन यही होगी कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 0.5% ऑफ सेल प्राइस और कॉस्ट लेंगे, उसको लेस करवाएंगे। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे क्या हैं, नोशनल एक्सपेंसेस हैं। जो एक्चुअल कमीशन ब्रोकरेज फ़ी वगैरह होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, वो हमारा पार्ट नहीं बन रहा होगा। तो वो एग्जेम्प्ट कैपिटल गेंस, रिड्यूस रेट और मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, ये तीन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन में से एक्सपेक्ट करें 10 नंबर पक्के हैं आपको।
हर अटैम्प्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आती हैं वो आपका कैपिटल गेन होता है। तो ये 10 नंबर आपको इसमें से पक्के आने हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आप इस पर ना छोड़िएगा। ख़ास तौर पर 7 के जाने के बाद ये जो 2 आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं और चौथा भी डिस्कस करने लगे हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस सुपर हो गई है। उसके बाद है कि ये सिक्योरिटीज़ बेचेंगे, इसका लॉस हो सकता है, लॉस का ट्रीटमेंट भी है, इट में बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 ईयर्स, हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे हम इसके लॉस का ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो है वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल। क्या होते हैं ज़रा देख लें। अगर आपने इनमें डील किया है, बेशक आपका लॉस हुआ भी है, तो हम इस लॉस को ट्रीट नहीं करेंगे। अब व्हाट इज़ वॉश सेल? वॉश सेल का मतलब है कि महीना शुरू हुआ, आपके पास ABC बैंक के शेयर्स हैं, आपने बेच दिए, लॉस हो गया, और महीने का एंड हुआ, जाके वापस आपने वही ABC बैंक के शेयर्स खरीद लिए। तो कहते हैं तो आपने फिर एक आर्टिफिशियल लॉस डिक्लेयर किया था, आप उसी में डील कर रहे हैं। महीने के शुरू में भी आपके पास इसी बैंक कितने शेयर थे, महीने के एंड पे भी इसी बैंक कितने शेयर थे। तो अगर आपने इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस की हैं तो इसके ऊपर टैक्स का ट्रीटमेंट आपको कोई अलाउ नहीं होगा, आप इसमें लॉस क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है आपके पास क्रॉस ट्रेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस ट्रेड? आपके पास डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुले हुए हैं, आपके पास AKD सिक्योरिटीज़ में भी अकाउंट है, आपके पास JR सिक्योरिटीज़ में भी अकाउंट है, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और आप एक अकाउंट से उठाते हैं शेयर्स, अपने दूसरे अकाउंट में पार्क करते हैं और कहते हैं जी मुझे लॉस हो गया। कहते हैं ये लॉस नहीं है। क्यों? बिकॉज आपने मार्केट में कुछ चीज़ बेची नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि आपके घर में TV लगा हुआ है और आप उसको निकालते हैं TV को बेडरूम से और आप उसको ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, और आप कॉल करते हैं 155 जी मेरे घर चोरी हो गई है, मेरा कोई TV उठा के ले गया है, तो पुलिस आएगी, क्या करेगी आपके साथ? तो वही ये करते हैं कि भाई जब तुमने चीज़ मार्केट में बेची ही नहीं है, तो तुमने अपने ही इन हाउस उसकी मूवमेंट कर ली है और इस पे तुम आर्टिफिशियल लॉस क्लेम करने की बात कर रहे हो, तो ये आपको क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल का मतलब क्या? स्वैप का मतलब होता है तब्दील करना, चेंज करना। आपके पास आज ABC बैंक के शेयर्स हैं, आप ABC बैंक के शेयर्स बेचते हैं और उसी वक्त XYZ बैंक के शेयर ले लेते हैं। सुबह भी आपके पास बैंक के शेयर्स थे, शाम में भी आपके पास शेयर्स किसके हैं? बैंक के ही हैं। तो पोर्टफोलियो तो आपका बैंक का ही मेंटेन रहा। तो किया क्या है? बेसिकली आपने ABC बैंक को XYZ बैंक से क्या किया है? स्वैप किया है। अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें भी अगर कोई लॉस होगा तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल, इसमें लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होती। सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नॉन रिकग्निशन रूल आएगा, ये भी सेक्शन नंबर हमारा नॉन रिकग्निशन रूल। हमने पढ़ा था कि डिस्पोजल जो होगा, जो बंदा एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेगा, हम उसका क्या लेंगे? टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये मोड्स ऑफ कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारा एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हम कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये पेपर में इस दफ़ा आएगा, लाजमी आएगा, देख लीजिएगा। कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई MCQs इसमें से वो पूछेगा। अब देखते हैं कैसे पूछता है, बट ये कंफर्म पूछेगा। अब इसके लिए शर्त क्या है कि जिस बंदे को एसेट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट होना चाहिए। इसको हाईलाइट कर लें कि वो बंदा कौन होना चाहिए? पाकिस्तान का रेजिडेंट। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है और उसको इस मोड में ट्रांसफ़र किया, फिर नहीं लगेगा। तो जिस बंदे को एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बंदे का पाकिस्तान का रेजिडेंट होना चाहिए। और अगर इन मोड्स में आपने एसेट ट्रांसफ़र किए हैं, अब आपसे एसेट उस बंदे के पास चले गए हैं, आपका डिस्पोजल है, लेकिन टैक्स वाले उसको डिस्पोजल ही नहीं मानते और आपसे टैक्स भी नहीं कैलकुलेट करते। अब वो सिनेरियोस कौन से हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तलाक हो गई जी, चली गई छोड़ के। नुमान भाई कैसे हैं? तो जाते जाते क्या कर गई? आपके एसेट्स भी ले गई, तो आपसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं तो ट्रांसफ़र इज़ डिस्पोजल, लेकिन टैक्स वाले इसको डिस्पोजल नहीं मानेंगे, आपसे टैक्स जो है वो नहीं लेंगे। फिर है अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, कि अगर रिलेटिव कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो भाई जिसने गिफ्ट किया, बाप ने बेटे को शेयर्स दे दिए हैं, बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बाप ने बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी है। हमें तो गिफ्ट मिलता है जी, क्या एक मोबाइल मिल जाएगा, दैट्स इट। भाई अमीरों के बच्चे शेयर्स गिफ्ट में ले रहे होते हैं। तो जिसने गिफ्ट किया उसके तो ओनरशिप ख़त्म हो गई है,
डिस्पोजल तो है लेकिन हम डिस्पोजल नहीं मानते इसको। फिर इनहेरिटेंस में चीज़ें मिल जाएं तो ये भी डिस्पोजल है, लेकिन इसको हम डिस्पोजल नहीं मानते। या एओपी या कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, अगर वो अपने शेयर ट्रांसफ़र करती है, इसको भी हम डिस्पोजल नहीं मानते। तो इन केसेस में जो बंदा एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है तब उसके लिए हम डिस्पोजल ही नहीं मान रहे। तो जब डिस्पोजल ही नहीं मान रहे तो कोई गेन या लॉस उस बंदे के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब जिस बंदे को एसेट मिल गए हैं वो मालिक बन गया, मतलब बाप ने बेटे को एसेट जो शेयर्स थे वो गिफ्ट कर दिए, तो बाप का कोई गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, बेटा मालिक है। बेटा कल को शेयर्स बेच देता है, तो बेटा कल को शेयर्स बेचेगा तो बेटे का हम क्या करेंगे, गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए याद रखना कि जिस बंदे को एसेट्स मिलते हैं ना, तो इनहेरिटेंस, सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वही आपकी कॉस्ट बनेगी। उसके अलावा हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही हम क्या करते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, वाइंड अप किया है।